वेलकम बैक गाइस टू द डेली न्यूज डाइजेस्ट। आई एम सौरभ विथ यू। आप सभी का तैयारी 360 आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 अप्रैल है और आज हम बात करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी की, पहला टॉपिक है। दूसरा हम बात करेंगे एआई रेगुलेशन की। देन देयर आर थ्री मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच हैज टू बी discussed. The right against climate change, Indian New Year and military chief address at Wellington in Tamil Nadu. तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। Let's just jump into our class. What is internationalization of rupee? This is a very important topic. Government of India has been making concerted efforts in this direction. पिछले 10 सालों में स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम इन डेप्थ बातें करेंगे कि एग्जैक्टली इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, इस टॉपिक को हमें कैसे अप्रोच करना है और इसमें क्या की डिटेल्स और फैक्ट्स हैं। सो there was an article which has been written a few days back on Economist, जो एक मैगजीन है जो यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश होती है। तो उसमें ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। दैट वाज बेसिकली द एडवाइस फॉर मिस्टर मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें एडिटोरियल में बात की जा रही है कि कैसे इंडियन रूपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट कर रही है उसको और अगर आप आगे लेके जाना चाहते हो तो हमें कौन से एफर्ट्स करने चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन से एक्शंस लेने चाहिए। जो वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री में पिछले 40 सालों में स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी कंट्रीज जिन्होंने ट्राई किया इंटरनेशनलाइज करने को उनकी करेंसी को, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। तो इसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली रिटन आर्टिकल और ये एक्सप्लेन करता है जो इश्यूज आ रहे हैं इंटरनेशनलाइजेशन में इंडियन रूपी के। सो द एफर्ट्स बेसिकली फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी हैव इंटेंसिफाइड इन recent months. Article starts by saying कि कैसे 70 years ago India had almost a semi international currency, क्योंकि इंडियन करेंसी जो है अप टू 1970s एटलीस्ट गल्फ में ये एक एक्सेप्टेड करेंसी थी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को हमने इनहेरिट किया एक तरीके से इंडियन स्टेट ने। उसके बाद उस वक्त तक गल्फ के अंदर जो सिक्योरिटी है वो इंडियन आर्म फोर्सेस प्रोवाइड करते थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी यूज्ड टू डू दैट। सो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स भी थे। इंडियन करेंसी वाज एन एक्सेप्टेड करेंसी इन गल्फ किंगडम्स। उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है और आगे लेके आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे अमेरिकन डॉलर विच इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द करेंसीज, व्हाई दे आर देयर and how and when India is going to be there at part of the इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बास्केट। तो इसके बारे में बातें की जा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनलाइजेशन है क्या, इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारे लिए। क्या इंटरनेशनलाइजेशन सामान्य भाषा में अगर हम समझे तो इसके लिए हम कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन करेंसी का यूज इन इंटरनेशनल exchanges as a medium of instrument of trade basically और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग एज वेल। जो एसेट ओन करते हैं लोग वो इंडियन रूपी में अगर एसेट ओन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि करेंसी इंटरनेशनलाइज हो रही है। तो प्रोग्रेसिव यूज ऑफ इंडियन करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिजर्व रखते हैं बैंक्स, डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स डिफरेंट कंट्रीज के, उसमें इंडियन रूपी भी होना चाहिए। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली रोल क्या होता है किसी इंटरनेशनल करेंसी का। सो बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। पहला है यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। सो प्राइवेट ऑफिशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, ऑफिशियल सेक्टर के बारे में पहले बात करते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट करेंसी जो है आपकी इस्तेमाल की जा रही है एक्सचेंज रेट रिलेशनशिप्स में। इट इज यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग एक्सचेंज रेट रिलेशनशिप्स। मीडियम एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इंटरवेंशन करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टोर ऑफ वैल्यू रिजर्व असेट्स हेल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व रखता है, ऐसे ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। तो उसमें आपकी करेंसी है। सो दैट फॉर एग्जांपल ब्राजील का जो सेंट्रल बैंक है वो इंडियन रूपी भी अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर रखे। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए करेंसी इज यूज्ड टू इनवॉइस फॉरेन ट्रेड। अगर आप ट्रेडर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एंगेज हैं
तो फॉरेन ट्रेड जो इनवॉइस है उसमें करेंसी का इस्तेमाल होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जो आपके सेटलमेंट्स हैं ट्रेड के वो आपकी करेंसी में होंगे, और वैल्यू डिपॉजिट्स, लोन, बॉन्ड्स इसमें डिनोमिनेट किया जाएगा। ये रोल होता है किसी भी इंटरनेशनल करेंसी का। द मोस्ट फेमस इंटरनेशनल करेंसी दैट वी नो इज यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो डॉलर है वो मोस्ट फेमस इंटरनेशनल करेंसी है। दैट्स वाई जब फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, उसमें जो कुछ भी डिसीजन मेकिंग होती है, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स भी होती हैं, इसलिए दुनिया भर में बहुत ही ध्यान से देखी, पढ़ी और सुनी जाती है, क्योंकि उसका इफेक्ट दुनिया भर की इकोनॉमी पे होता है। सो जो पुरानी कहावत है कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस द कोल्ड, वो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो, इसके पॉजिटिव भी है। इंटरनेशनलाइजेशन जब होता है, फॉरेन ट्रेड आपकी ईज, उसमें ईज हो जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है, कैपिटल फ्लोज आपकी कंट्रीज में आने लगते हैं, एक्सचेंज रेट जो रिस्क है वो मिटिगेट होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मार्केट डिटरमिन्ड हो जाता है, और फॉरेक्स रिजर्व पे आपका डिपेंडेंस काफी कम हो जाता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व का भी जो डेटा दिया है, $645 बिलियन हम रीच कर गए हैं। वी आर accumulating forex reserves, so there will be no need or much less need to accumulate foreign forex reserves. हम क्यों accumulate करते हैं? क्योंकि जो भी हम कमोडिटी बाहर से खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल है, तो जो जो सेलर्स हैं, फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज हैं, दे वांट dollar payments. That's why it's very important for countries like India to accumulate forex reserves. नुकसान भी है, मॉनेटरी पॉलिसी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, आई टॉक अबाउट दैट लेटर इन डिटेल। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी काफी चैलेंजिंग होती है, और अनकंट्रोल्ड कैपिटल फ्लोज भी हो सकता है। आई टॉक अबाउट दैट इन डिटेल कि इसके क्या नुकसान एग्जैक्टली होते हैं। लेकिन रोल्स जो है इंटरनेशनल करेंसी की वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो कोर एस्पेक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जनरली जब हम बात करते हैं रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट की, तो ये एक पॉलिटिकल स्लोगन बन के रह जाता है कि कैसे किसी प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम पे $1 की कीमत 45 रुपए थी, अब वो जाके 83 रुपए हो गई है। तो ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रेस्टीज वाला इशू जरूर है, अगर रुपी इंटरनेशनलाइज हो जाता है तो प्रेस्टीज इंडियन इकोनॉमी की बढ़ेगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये टेक्निकल डिटेल्स जानना जरूरी है। नाउ ये है इंटरनेशनल करेंसी का रोल, और अब इंडिया अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, तो ये जो फंक्शंस हैं हम चाहते हैं कि इंडियन रुपी फुलफिल करे फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी, एंड फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस एज वेल। अगर हम बात करना चाहते हैं रुपी एज इंटरनेशनल करेंसी की, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो किंग ऑफ अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ इंटरनेशनल करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, वो आज जहां पे भी है वो क्यों है। Why American currency is the hard currency, it is the most trusted currency, it is the reserve currency? ऐसा क्यों है कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को कोई भी दूसरी करेंसी चैलेंज नहीं कर सकी है? कुछ ने कोशिश की थी लेकिन वो भी नाकाम हुए हैं अभी तक में, अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप करेंसी कंपोजिशन को देखें फॉरेन रिजर्व्स की दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स रखते हैं, तो डॉलर आपको दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में ज्यादा ही दिखाई देगा बाय वाइड मार्जिन। द नियरेस्ट करेंसी जो कि डॉलर के कंपैरिजन में है दैट इज यूरो, उसके बाद येन, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग आता है, चाइनीज रेनमिनबी इज आल्सो दे आर ट्राइंग टू प्रमोट, लेकिन उसमें भी उनको काफी इश्यूज हो रहे हैं। तो डॉलर क्यों प्राइमरी रिजर्व करेंसी है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा थोड़ी सी हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री। सो 1945 वो टाइम है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है दुनिया में, और यूरोप के अंदर खत्म होने वाली है लेकिन दुनिया भर में चल रही है टिल जापानीज सरेंडर 2 years लेटर इट वाज देयर। तो 1945 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अमेरिका और उनके जो एलाइज हैं वो बैठते हैं, और वो बातें कर रहे हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो की, कि ग्लोबल सिस्टम कैसा होगा, ये सारी बातें की जा रही हैं ड्यूरिंग द ऑलमोस्ट द एंड फेज ऑफ द वॉर। इसको हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो इससे निकल के आते हैं, ब्रेटन वुड्स। ये इंस्टीट्यूशन आईएमएफ, यूएन, ये सब, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उस वक्त ये डिसाइड होता है कि अमेरिका विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 1924-25 वो फेज है जब ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी सरपास्ड द कंबाइंड इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर से, एम्पायर यूके कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहा हूँ। तो जो आउटपुट है अमेरिकन इकोनॉमी का वो ब्रिटिश एम्पायर से
आगे निकल जाता है। तो अमेरिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, द न्यू सुपर पावर। तो दे हैव द विल, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिफाइन द वर्ल्ड इकोनॉमी इन देयर ओन इमेज। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि हमारा जो स्टेटस है उसको और इम्प्रूव किया जाए। तो ब्रिटेन वुड जो कंसेंसस है वो निकल के आता है, और अब ये कहा जाता है कि अमेरिकन करेंसी यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी होगी, एंड दैट विल बी पेग्ड विथ गोल्ड। गोल्ड, सो गोल्ड से ये करेंसी पेग्ड होगी। सो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड की वैल्यू डॉलर में डिनोमिनेटेड होगी, फिक्स होगी है। बाकी जो करेंसीज हैं, पाउंड हो गया, दुनिया भर की और भी जो करेंसीज है, दे विल बी पेग्ड टू अमेरिकन डॉलर। बाय द टाइम ऑफ 1970s ये जो इक्विलिब्रियम था ये क्रैश कर जाता है, और गोल्ड और अमेरिकन डॉलर का जो जो पेग किया गया था वो बेसिकली टूट जाता है। दैट इक्विलिब्रियम इज नो लॉन्गर देयर, बट स्टिल अमेरिकन करेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी, इट इज स्टिल द रिजर्व करेंसी। ऐसा क्यों हुआ उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, जो कोर फैक्टर है जो किसी भी इकोनॉमी में किस बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कैसे उनकी करेंसी आज रिजर्व करेंसी है, उसके लिए ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। तो साइज ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका राइट नाउ इज $27 ट्रिलियन इकोनॉमी, $27 ट्रिलियन इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5% थी। तो अगर आपसे कहूँ 1.5% है तो दैट इज वेरी लो कंपेयर टू इंडियन फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ 7% प्लस। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अमेरिकन इकोनॉमी ने पिछले साल मोर देन $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमिक आउटपुट है अपने में ऐड किया, विच इज अराउंड व्हाट 33% ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी अगर 3 ट्रिलियन है तो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर ऐड हो गई एक साल के अंदर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी ग्रोथ 1.5 है। तो साइज डोमेस्टिक इकोनॉमी का इज हुमंगस, ह्यूज है अमेरिका में। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा है, अमेरिका बहुत ज्यादा ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। साइज, डेप्थ एंड ओपननेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट काफी ज्यादा है, साइज बहुत बड़ा है फाइनेंशियल मार्केट का, डेप्थ उसमें बहुत ज्यादा है, और ओपननेस है, फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। आई टॉक अबाउट दैट कि ये क्या होता है। कन्वर्टेबिलिटी है करेंसी की, आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो अमेरिकन डॉलर को जापानीज येन में, या फिर एग्जांपल यूरोपियन पौंड में। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन उनका फेडरल रिजर्व नहीं लगाता। यूज ऑफ करेंसी एज ए करेंसी पेग, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपनी करेंसी को अमेरिकन डॉलर से पेग करके रखती है, मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट उनका होता है। जैसे मिड 1980s में ये जो सऊदी अरेबिया है, इनका जो रियाल है उसको उन्होंने अमेरिकन डॉलर के साथ पेग कर दिया है। तो इसीलिए पेट्रो डॉलर जैसा कंसेप्ट निकल के आता है। तो उनकी करेंसी जो है पेग्ड है विद अमेरिकन डॉलर। और डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है किसी भी कंट्री की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप चाहते हो कि आपकी करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ जाए। नाउ द सेम 6 फैक्टर्स यू कैन साइट फॉर यूरोपियन यूनियन एज वेल। यूरोपियन यूनियन भी 20 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, उनका भी इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा है। साइज डेप्थ भी है फाइनेंशियल मार्केट में उनके, करेंसी पेग भी है। यूरोपियन पाउंड को बहुत लोग कंट्रीज ऐसे करेंसी अपनी करेंसीज को उन्होंने पेग करके रखा हुआ है। और डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, स्टेबिलिटी है यूरोपियन यूनियन के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन में कोई भी यूनिफाइड बॉन्ड मार्केट नहीं है। बॉन्ड मार्केट यूनिफाइड यूरोपियन यूनियन में नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि यूरोपियन यूनियन की जो यूरो है, इट कैन नेवर रिप्लेस डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी। इकोनॉमिक हिस्ट्री की तरफ अगर हम जाएं तो स्टर्लिंग, ये यूके का स्टर्लिंग है, पाउंड स्टर्लिंग। येन जापानीज करेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ड्यूरिंग 1980s एंड 1990s। ये आर्टिकल भी इसी के बारे में बात कर रहा है कि कैसे जापान ने अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसको चेंज किया ताकि येन को वो इंटरनेशनलाइज कर सके। तो बाय 1970 1% जापान का जो एक्सपोर्ट था वो येन में डिनोमिनेटेड था। बाय 1980s 40% वेयर। इसके लिए उनको काफी ज्यादा पेन भी झेलना पड़ा, अपनी इकोनॉमी को उनको ओपन करना पड़ा। दे अलाउड फॉरेनर्स टू होल्ड वाइड रेंज ऑफ असेट्स। उन्होंने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डीरेगुलेट किया, कैपिटल फ्लोज को जो कंट्रोल वो करते थे, इंटरवेंशन होता था उसको कम किया। इससे उनकी इकोनॉमिक डिसरप्शन एक निकल के आ गई जिसमें काफी उनको पेन भी झेलना पड़ा। नंदलेस अगर आप देखें 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो जापानीज इकोनॉमी का एक चार्म था
वो काफी कम हो गया, आज भी ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन पे है। अभी हमने देखा रिसेंट डेटा कह रहा है कि रिसेशन में चली गई है जापानीज इकोनॉमी। चाइनीज आर ट्राइंग वेरी हार्ड, रेनमिनबी को आगे लेके जाना चाहते हैं वो। उनकी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी का साइज लगभग 20 ट्रिलियन है। इकोनॉमी का ट्रेड, सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं दुनिया भर के वो, इंक्लूडिंग इंडिया। फाइनेंशियल मार्केट की डेप्थ भी बहुत है। करेंसी पेग भी अब धीरे धीरे पुश कर रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कि दूसरी कंट्रीज अपनी करेंसीज को पेग करें। और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बाय एंड लार्ज स्टेबल हैं, लेकिन इशू ये है कि वहां कन्वर्टेबिलिटी नहीं है करेंसी की। इसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तो ये है क्या एग्जैक्टली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी? इसमें अगर मैं समान भाषा में आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल मुझे, मेरे पास इंडियन रुपीज है, 10 लाख रुपए है, और मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करेगा? जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है वो अलाउ करेंगे। इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे डोंट अलाउ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो रिस्ट्रिक्शंस है, आरबीआई उसको मैनेज करता है। जैसे इंडिया में एक्सचेंज रेट भी जो है वो फ्रीली फ्लोटेड नहीं है, मार्केट डिनोमिनेटेड नहीं है, तो आरबीआई इंटरवेंशन करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर एक यूएस डॉलर की वैल्यू अभी 83.30 रुपीज है, तो अगर ये डिप्रिशिएट करने की तरफ जाएगा, अगर ये 83 से नीचे की तरफ जाने लगेगा, 84, 85, 86, तो उसमें आरबीआई इंटरवीन करेगा और डॉलर्स को अपने रिजर्व से निकाल के मार्केट में बेचेगा, ताकि ये जो रेट है एक्सचेंज रेट, इसको स्टेबल रखा जा सके। ऐसे ही वो रुपी को अप्रिशिएट नहीं होने देगा। अप्रिशिएट मतलब इसको 80 इजिली नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि इससे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है, इसीलिए वो मार्केट से डॉलर को खरीद लेगा और अपना रिजर्व एक्यूमुलेट करेगा। ऐसे ही अगर हम अभी हम देख रहे हैं 645 बिलियन हमारा रिजर्व हो गया है, जो कि 2014 में जब ये सरकार आई थी तो इट वाज लेस देन 300 बिलियन। ये प्रॉब्लम है। कन्वर्टेबिलिटी, आपको फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी देनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इश्यूज भी निकल के आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके बारे में आपको कहा कि हम बात करेंगे। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है कॉम्प्लिकेट हो जाती है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये कहा गया कि इंडिया में इसका असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लार्जली इंसुलेटेड हैं दुनिया भर के इकोनॉमिक सिस्टम के साथ। लेकिन अगर आप इंटरनेशनलाइज करने की तरफ जाएंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी कॉम्प्लिकेट होगी, क्योंकि आपको इस तरह के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अकाउंट में, आरबीआई को जब वो पॉलिसी बनाएगा तो उसको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी चैलेंजिंग हो जाएगी, ये फुल फ्लेज्ड मार्केट डिटरमिन्ड होगी। तो अगर वोलेटिलिटी है दुनिया में तो आपकी स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट की नहीं रहेगी, इससे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लमेटिक पार्ट। अनकंट्रोल्ड कैपिटल फ्लोज भी आ सकते हैं आपके अंदर, तो इससे करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आज 83 रुपए है, तो कल को अगर 63 हो गया, 63 हो गया, तो इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान है। तो इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, प्लस आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ेगी इंटरनेशनल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए। तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। जो कहा जाता है ग्रेट पावर्स ब्रिंग्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू इन दिस केस। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। नाउ स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू इंटरनेशनलाइज द इंडियन रूपी। क्या इसके लिए आप आर्गुमेंट पुश कर सकते हैं कि कैसे इंडियन रूपी को आगे जाना चाहिए? तो इसके लिए वो बातें करते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। एफडीआई इंडिया के अंदर अगर आप देखें प्रीवियस 2 डिकेड्स में, तो वो बढ़ा है। हमारी ओवरऑल ट्रेड अब बढ़ गई है, तो वी आर फार मोर इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। बायलैटरल रीजनल एग्रीमेंट हम कर रहे हैं कंट्रीज के साथ। ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन हुआ है, वी आर मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड टू ग्लोबल वैल्यू चेन। फॉर एग्जांपल एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग इट्स स्मार्टफोन इन इंडिया, ऑटोमोबाइल के केस में, इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। इंडिया के अंदर बायलैटरल करेंसी स्वैप्स भी हम प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल विद श्रीलंका वी हैव प्रमोटेड। गिफ्ट सिटी इंडिया के अंदर बनाई जा रही है, गिफ्ट सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इंडियन रुपी में बिजनेस होता है उसको हम चाहते हैं कि वो लंदन और सिंगापुर से निकल के इंडियन शोर्स में आ जाए। ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वी आर मोर एंड मोर, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आज हम 5th लार्जेस्ट हैं, कुछ सालों बाद हम 3rd लार्जेस्ट होंगे। सो बाय एंड लार्ज वी नीड टू प्रमोट इंडियन रुपी। प्लस ये जो 2022 में रशियन इन्वेजन हुआ है यूक्रेन का, और कैसे अमेरिकन लेड वेस्टर्न सिस्टम्स ने कंप्लीटली रशिया को ब्लॉक कर दिया है अपने स्विफ्ट सिस्टम से, ये जो मैकेनिज्म है बैंकिंग का। और जो
रिजर्व बैंक ऑफ रशिया के जो फॉरेक्स था, रिजर्व था, डॉलर डिनोमिनेटेड था, जो उसको फ्रीज कर दिया है, एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। तो जो ट्रस्ट है अमेरिकन डॉलर के ऊपर वो काफी नीचे चला गया उसके बाद। इसीलिए हर कंट्री चाहती है कि हमें जो सैंक्शन रिजीम है यूनाइटेड स्टेट्स की, इससे बाहर निकले। इसीलिए इसको इंटरनेशनलाइज करना भी और भी जरूरी हो गया है। सो वी आर डूइंग मेनी थिंग्स। क्रॉस बॉर्डर बोरिंग्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, मसाला बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है ये। करेंसी स्वैप को हमने प्रमोट किया है, 23 करेंसी स्वैप्स एग्रीमेंट हो चुके हैं 2018 के बाद। ट्रेड सेटलमेंट को आरबीआई प्रमोट कर रहा है। नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट्स हम खोल रहे हैं दुनिया भर के साथ। इसके अलावा डोमेस्टिक करेंसीज को बेसिकली वी आर एक्सप्लोरिंग फॉर रीजनल ट्रेड सेटलमेंट एट एशियन क्लियरिंग यूनियन। और एशियन क्लियरिंग यूनियन ने इंडियन करेंसी को एज अ सेटलमेंट करेंसी मान भी लिया है। इनेबलिंग कंडीशन टू लिंक डोमेस्टिक रुपी इंटरेस्ट एंड करेंसी मार्केट्स विद ऑफशोर रुपी मार्केट्स। और प्राइमरी डीलर्स को परमिट किया गया टू एक्ट एज ए मार्केट मेकर्स इन फॉरेक्स मार्केट टू इंप्रूव मार्केट लिक्विडिटी। इस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही हैं और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये 6 जो फैक्टर्स हैं आपको दिमाग में रखने हैं। साइज ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपको बढ़ाना है दोनों। साइज, डेप्थ, ओपननेस, फाइनेंशियल मार्केट को आपको लेके चलना है। फुल कन्वर्टेबिलिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और करेंसी पेग को प्रमोट तो इंडिया कर ही रहा है, और डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को आपको स्टेबल रखना है। फॉर एग्जांपल 2016 में आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया और 2000 के नोट जो है बंद कर दिए, 1000 के नोट आपने बैन कर दिए ऑलमोस्ट। बट इस केस में ऐसा हुआ कि नेपाल में जहां इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल है वहां लोगों को प्रॉब्लम हुई, एंड मेनी ऑफ देम मिस द डेडलाइन, और उनके पास वो नोट रह गए और उनकी अब कोई वैल्यू नहीं बची। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे एक्सपोर्टर्स को इससे फायदा होगा, इंडियन प्रेस्टीज को फायदा होगा। वी विल बी मोर इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड वी विल बी, अगर हम चाहते हैं कि हम एशिया और दुनिया के अंदर एक पोल बन के उभरे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंडियन करेंसी को इंटरनेशनलाइज किया जाए। इसके लिए पिछले साल आरबीआई ने बेसिकली एक स्टडी ग्रुप सेटअप किया था, और आईडीजे जिसे हम कह रहे हैं, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी शॉर्ट टर्म पे, मीडियम टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे। इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि कैसे डिजाइनिंग ए टेम्पलेट, अडॉप्टिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर एग्जामिनिंग द प्रपोजल ऑन बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट्स फॉर इनवॉइसिंग, सेटलमेंट एंड पेमेंट इन आईएनआर एंड लोकल करेंसीज। आईएनआर को एडिशनल सेटलमेंट करेंसी की तरह प्रमोट कराना, फैसिलिटेट करना, एनसीएस फ्रेमवर्क को फॉर बायलैटरल ट्रांजैक्शंस, लोकल करेंसी जो स्वैप है, इंकरेजिंग ओपनिंग ऑफ आईएनआर अकाउंट्स फॉर नॉन रेसिडेंट्स, इंडियन पेमेंट सिस्टम्स। ये सारी जो रिकमेंडेशंस ये दे रहे हैं, which you can cite in your answer writing, that is very valuable. मीडियम टर्म में आईडीजे बात कर रहा है कि मसाला बॉन्ड्स के ऊपर जो टैक्सेस है उसको रिव्यू करना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना। इसके अलावा टैक्सेशन इशू जो फाइनेंशियल मार्केट्स में उनको हार्मोनाइज करना दुनिया भर की टैक्स रिजीम के साथ, और बैंकिंग सर्विसेज को जो आईएनआर में हो आउटसाइड इंडिया थ्रू ऑफशोर ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक। और फाइनली वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडिया विल अचीव हायर लेवल ऑफ ट्रेड with other countries, macroeconomic parameters इंडिया में improve करेंगे। So INR may ascend to a level where it would be widely used and preferred by other economies as a vehicle currency। इसीलिए IMF में जो SDR बास्केट है, इसमें इंडियन करेंसी को लेके जाना। एसडीआर बास्केट में अभी सिर्फ जो करेंसीज हैं, जिन्हें हम रिजर्व करेंसीज भी कहते हैं आईएमएफ के, इनमें अभी डॉलर है, यूके का पाउंड है, यूरोपियन यूनियन का यूरो है, जापानीज येन है और चाइनीज रेनमिनबी है। इसमें इंडियन करेंसी को भी इंक्लूड कराना, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो 2020-21 में देयर वाज अ रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आरबीआई, जिसमें कह रहा है कि लुकिंग अहेड द इमर्जेंस ऑफ आईएनआर एंड इंटरनेशनल करेंसी अपीयर्स इनएविटेबल। इनएविटेबल है, ये होके रहेगा। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है हमारे ट्रेडर्स के लिए कम होगी, हम ज्यादा इंटीग्रेट होंगे दुनिया की इकोनॉमी से, एंड हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। सो दिस इज द टॉपिक। द सेकंड टॉपिक इज एआई रेगुलेशन, डिफरेंट अप्रोचेस टू एआई रेगुलेशन। ये आज के हिंदू में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपसे इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, और जीएस पेपर 4 के अंदर भी, इथिक्स के अंदर। So, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के लिए। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कीप ए क्लोज वॉच ऑन दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, उनके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान से नजर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यू मटेरियल्स, एरोस्पेस,
ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, हाइड्रोजन जो ग्रीनर फ्यूल्स हैं, इनके ऊपर आपको बहुत ही अच्छे से नजर रखनी है प्रीलिम्स के लिए। जनरली जो यूपीएससी सवाल पूछती है वो इन्हीं डोमेन से पूछती है। जब वो टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं तो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज है इनके ऊपर ही सवाल पूछे जाते हैं। इनके ऊपर आपको स्पेसिफिक फोकस रखना है। ये टेक्नोलॉजी है क्या, रॉ मटेरियल्स क्या इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या ये आर्टिकल बात कर रहा है? ये आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे दुनिया भर में देर इज ए कंसर्न एफर्ट टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स अक्रॉस द जियोग्राफीज, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के अंदर हो, यूके के अंदर हो, चाइना में हो, इंडिया में हो, हर जगह आप देखेंगे कि कोशिश की जा रही है कि एआई को रेगुलेट किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जाए। सो मच एंड सो कि मार्च 2024 में यूएन ने भी एक रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया है एआई रेगुलेशन से जुड़ा हुआ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इसको देखना। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे पहले कि एआई है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है एआई की सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, डिफरेंट डोमेन्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, माइनिंग, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब हर जगह, डेटा एनालिटिक्स हो गया, हर जगह एआई का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। एंड व्हाई वी नीड टू रेगुलेट इट, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है दुनिया भर में, फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न एंड अप्लाई इन इंडिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए बेसिकली ए कॉर्नर स्टोन ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसको आप कह सकते हैं वाटर शेड है। सो मच एंड सो कि टेस्ला ओनर एलन मस्क, who also owns the Twitter, he basically said कि by next year AI will surpass human intelligence. So कुछ लोगों का कहना है कि AI का जो रेलेवेंस है वो इतना ज्यादा है कि इसको आप कंपेयर कर सकते हो विद द डिस्कवरी ऑफ फायर इन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो जो रोल फायर ने प्ले किया है, आग ने प्ले किया है हमारे एवोल्यूशन में, ह्यूमन स्पेसीज के एवोल्यूशन में, उससे बड़ा रोल एआई अब आगे प्ले करने वाला है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एआई है क्या? हम सिंस द टाइम ऑफ रेनासा इन यूरोप, उसके पहले भी अगर आप देखें तो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मॉडिफाई द नेचर। आसपास हमारे जो नेचर है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन स्पेसीज। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी फैकल्टीज हैं, ह्यूमन फैकल्टीज हैं, चाहे वो विजनरी हो, आंख हो, आपके कान हो, वॉइस हो, बेसिकली वी वांट टू एम्पलीफाई इट। तो जो ह्यूमन फैकल्टीज हैं बोलने की, सुनने की, देखने की, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं विद द टेक्नोलॉजी। सो इफ ए लीडर इज स्पीकिंग, फॉर एग्जांपल आजकल चुनाव के काफी चर्चे हैं, तो कोई नेता भाषण दे रहा है तो वो माइक का इस्तेमाल करके भाषण देगा सो दैट ही कैन रीच मोर नंबर ऑफ पीपल। So Mike has played a very important role in this regard. So AI is basically is a supplement. Some people claim it's a replacement for human intelligence. Human intelligence जिसमें हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की, जिसमें हम बात करते हैं वॉइस पैटर्न की, जिसमें हम बात करते हैं इमेजिनेशन की, जिसमें हम बात करते हैं परमिटेशन कम्बिनेशन जो आइडियाज हैं उनकी। तो ये सब कुछ अब मशीन करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये सब मशीन करेगी। पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया, जैसे जो नए टूल्स निकल के आ रहे हैं, डीप लर्निंग, वो सब अब मशीन करने वाली है। तो अभी तक जो मशीन्स थी वो सिर्फ ह्यूमन जो बेसिक फैकल्टीज हैं उनको इम्प्रूव करती थी, हमारे विजन को, हमारे हियरिंग को, हमारे वॉइस को, हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको। और अब जो ब्रेन की फैकल्टीज हैं, इमेजिनेशन, रिकॉग्निशन, कोग्निशन, इनको भी अब एआई आगे लेके जाएगा। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बेसिकली 6 ब्रांचेस माने जाते हैं: मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एक्सपर्ट सिस्टम्स, रोबोटिक्स, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और फजी लॉजिक्स। इस 6 ब्रांचेस एआई की जनरली एक्सेप्टेबल हैं। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो रेलेवेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जितनी भी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स फॉर एग्जांपल, दे आर वेरी ग्रेटली लिंक्ड विथ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो लिंक्ड है। सो हाउ यू परचेज ए प्रोडक्ट इंटरनेट ऑनलाइन, या फिर आप जॉब मार्केट में सर्च कर रहे हैं, या अपना मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अब बाय एंड लार्ज एआई आपको रिकमेंड करता है। अगर आपने गलती से भी अपने स्मार्टफोन से डॉग फीड आपने अगर टाइप करके सर्च कर लिया, तो आप देखेंगे जब कोई भी आप साइट खोलेंगे तो उसमें आपको डॉग फीड रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे। सो दैट इज टारगेटेड एडवर्टीजमेंट विद द हेल्प ऑफ एआई।
तो हमारा जो इंडिविजुअल लाइफ का हर एक जो एक्सपेक्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटरमिनेट होने वाला है आने वाले समय में, और अभी भी है और आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यूएन असेंबली ने भी इसलिए लैंडमार्क रेजोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अडॉप्ट किया था। बेसिकली देयर मोटो इज टू गवर्न दिस टेक्नोलॉजी rather than let it govern us. So you must have watched many movies, बहुत सारी आपने मूवीज देखी होंगी जिसमें रोबोट्स सिंपली हैव एक्वायर्ड ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस एंड दे स्टार्टेड रूलिंग द ह्यूमंस, जो एक बहुत बड़ा जॉनरे है पर्टिकुलरली हॉलीवुड मूवीज का। सो दिस इज द कोर आइडिया, टू गवर्न द टेक्नोलॉजी रादर देन लेट इट गवर्न अस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें इस टेक्नोलॉजी को देखना है थ्रू द लेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम। ये कोर आइडियाज इनके थ्रू आप इसको एग्जामाइन करने वाले। नाउ इतना ज्यादा रोल है एआई का ग्लोबल दुनिया भर की इकोनॉमी में, ऐसा मानना है इंपॉर्टेंट थिंक टैंक्स का कि बाय 2030 जॉब मार्केट की जो सिचुएशन होगी जिसमें 75% ऑफ द जॉब्स आर नॉट इवन क्रिएटेड येट, जो बाय 2030 जॉब्स होंगी उनके बारे में अभी हम सोच भी नहीं रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंड्यूस्ड होंगी और वो क्रिएट होंगी। जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस बढ़ेगी, पर्टिकुलरली फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स। लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए जॉब और भी ज्यादा कम होती जाएंगी। चाइना के अंदर अभी अगर आप देखें तो ड्राइवरलेस कार्स, ऑटोमेशन जिसे हम कहते हैं, ऑटोमेटेड कार्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एट लार्ज स्केल। तो ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होगी, कार्स अपने आप ड्राइव करेंगी, टैक्सीज आप बुक करेंगे ऑनलाइन एंड इट विल बी ऑटोमेटेड कंप्लीटली। तो बहुत ज्यादा लॉस, जॉब लॉसेस की पॉसिबिलिटीज हैं। दिस टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस मेनी जॉब्स। तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब कंप्यूटर निकल के आया था तो ये बात कही जा रही थी कि कंप्यूटर विल ईट मेनी जॉब्स, लेकिन कंप्यूटर क्रिएटेड फार मोर जॉब्स कंपेयर टू द जॉब्स इट हैज ईटन। लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर्टिकुलरली एआई में ऐसा नहीं होने वाला। देयर इज अ लार्ज कंसेंसस कि एआई विल डिस्प्लेस मेनी जॉब्स। तो दुनिया भर में जो इनइक्वालिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, कॉन्फ्लिक्ट आप और ज्यादा देखने वाले हो। ये प्रॉब्लम्स एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए आने वाले समय में होने वाली है, पर्टिकुलरली कंट्री लाइक इंडिया जो डेवलपिंग है, काफी बड़ी हमारी यंग पॉपुलेशन है जो कि जॉब्स चाहती है। इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ईयू ने बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दी हैं उसमें, उसके कंटेक्स्ट में उसको हम देखेंगे कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को वेपनाइज ना किया जा सके, शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। इसीलिए ईयू विच इज द हार्बिंजर ऑफ सच लॉज, उन्होंने ये अपने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने रिस्क कैटेगरीज वो बता रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो डिवाइड कर रहे हैं एआई रिलेटेड रिस्क को, मिनिमम, हाई रिस्क, अनएक्सेप्टेबल रिस्क। तो हम शुरुआत करते हैं अनएक्सेप्टेबल रिस्क से। ऐसे कौन से रिस्क हैं जो एआई के साथ जुड़े हुए हैं जो शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट? तो सोशल स्कोरिंग, चाइना के अंदर एक सिस्टम है जिसमें वो सोशल क्रेडिट्स देते हैं। अगर आप वर्किंग इंडिविजुअल हैं, आपने अपने पेरेंट्स को विजिट नहीं किया छुट्टियों में, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, जो सोशल स्कोर है वो आपको नेगेटिव दे देंगे। आपने ट्रैफिक वॉयलेट किया, आपका स्कोर नेगेटिव, कुछ पॉइंट्स आपके जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है उससे कम हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही वहां उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो डिजिटल अथॉरिटेरिज्म है, ये जो डिक्टेटरशिप है, डिजिटल डिक्टेटरशिप, इसको बेसिकली डेमोक्रेसीज के अंदर स्टेट मिसयूज ना कर सके, इसलिए अनएक्सेप्टेबल है कंप्लीटली। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज ऑफ पर्सन ऑफ सब मिनिमल टेक्निक्स, रियल टाइम रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, और भी ज्यादा जॉब मार्केट में आने वाला है कि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग आपकी करें की जाएगी, आज भी की जा रही है, फॉर एग्जांपल फार्मा मार्केट के अंदर। बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल पर्सन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, पॉलिटिकल ओपिनियन, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, दिस इज अनएक्सेप्टेबल कंप्लीटली। Filtering of data set based on biometric data in case of law enforcement, emotional recognition in workplace and education institutions, untargeted scrapping of internet और सीसीटीवी for facial images। इस तरह से ये रिस्क जो है अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं। इट इज फार मोर इजियर फॉर द स्टेट नाउ टू कंट्रोल द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एआई का मास लेवल पे इस्तेमाल ना किया जाए टू हार्म ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन फ्रीडम। कुछ हाई रिस्क इश्यूज भी हैं, तो वहां पे भी इनको रेगुलेट किया जा रहा है। मिनिमम रिस्क ऐसे हैं जहां पे आप सिंपली एग्जिस्टिंग लीगल रेगुलेशन जिनसे आप उनको मैनेज कर सकते हैं। ईयू में जो एक्ट है दैट प्रिस्क्राइब्स एन एब्सोल्यूट बैन ऑफ एप्लीकेशन ऑन टू सिटीजंस राइट्स, मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल रिकॉग्निशन, मास सर्वेलेंस एक्सेट्रा। इन वर्ड्स को आप डायरेक्टली अपने आंसर में कोट कर सकते हो।
ये कीवर्ड्स हैं। कंट्री रिलीज इन फेसेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एड्रेसिंग द थ्री इश्यूज, कंटेंट मॉडरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट जनरेटेड थ्रू एआई सिस्टम। ये चाइना के बारे में बात की जा रही है कि कैसे चाइना ने अपने कंट्री, अपने यहाँ कुछ स्पेशल सेफ गार्ड्स वो लेके आए हैं व्हेन कम्स टू एआई। तो एल्गोरिथम गवर्नेंस के बारे में वो बात कर रहे हैं। इसके लिए आप एग्जांपल साइट कर सकते हो गूगल का, अभी कुछ दिनों पहले आया था जेमिनी। तो काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया कि इसका जो एल्गोरिदम है काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, और बेसिकली जो ह्यूमन बाइसेस और प्रेजुडिसेस हैं जो डेवलपर्स हैं जिनके अंदर थे, उन्होंने इसको इस टूल के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं इसलिए काफी ज्यादा क्रिटिकली देखे जा रहे हैं। हालांकि एआई के काफी बेनिफिट भी हैं, बेटर हेल्थ केयर, सेफ क्लीनर ट्रांसपोर्ट, चीपर सस्टेनेबल एनर्जी, लेकिन आपको इसको रेगुलेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंश्योर करना कि सेफ, ट्रांसपेरेंट, ट्रेसेबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये सिस्टम्स रहें, इनको रेगुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू फ्रेमवर्क अबाउट एआई रेगुलेशन, हम बात करेंगे इथिक्स ऑफ एआई की। इथिक्स विल बी द कॉर्नरस्टोन, जिसके बेसिस में आप जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात करोगे, ताकि जो डेवलपर्स राइट है ऑफ क्रिएशन एक तरीके से उसको अंडरमाइन ना किया जाए। इसके अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अंडरमाइन ना हो। तो ऐसे कौन से वैल्यूज और प्रिंसिपल है जिनके थ्रू आप जज करोगे एआई को? तो वैल्यूज हैं रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम फ्लरिशिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस और जस्ट पीसफुल इंटरकनेक्टेड सोसाइटीज। प्रिंसिपल्स: right to privacy, data protection, proportionality, do not do any harm, safety, security, fairness, discrimination, sustainability, ये सारी जो प्रिंसिपल्स हैं यू कैन साइट वेरी ब्यूटीफुली इन योर आंसर राइटिंग। और ये जीएस पेपर 4 का भी टॉपिक है, इथिक्स ऑफ एआई, तो इसके लिए भी ये काफी यूजफुल आपके लिए रहेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने। नाउ द प्रीलिम्स न्यूज, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, दिस इज ए वेरी पाथ ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया है। तो आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि कैसे अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट। सो आर्टिकल 21 के बारे में हम जानते हैं, राइट टू लाइफ, जो कि काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। इसमें बहुत सारे राइट्स ऐड किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट टू हेल्थ इसमें ऐड किया गया। लेकिन आर्टिकल 40 जो राइट टू इक्वालिटी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया और कहा है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज फॉल अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 एज अ फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि यू एंड मी कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, दैट इट इज सिंपली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है क्लाइमेट चेंज, तो हम कोर्ट जाके अपने अधिकार मान सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी कैन नॉट बी फुली रियलाइज्ड विदाउट क्लीन स्टेबल एनवायरनमेंट, अंडरस्कोरिंग द इंपॉर्टेंट रोल सोलर पावर कुड प्ले इन अरेंजिंग द इल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बेसिकली यहाँ बात की जा रही है कि कैसे सोलर पावर का इस्तेमाल करते करके हम क्लीन एयर और अपने सिटीजन्स के लिए इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ वी कैन इंश्योर एज ए सोसाइटी और इंडियन स्टेट, वी कैन इंश्योर कि क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट है जो कि गरीब, पिछड़े, बेसिकली बैकवर्ड, अंडर डेवलप्ड रीजन्स में सबसे ज्यादा होगा, उसको मिनिमाइज किया जा सके। और जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीज हो गया, ड्राउट, हीट वेव्स, शॉर्टेज इन फूड सप्लाईज ड्यू टू क्रॉप फेलियर्स, फ्लडिंग, इसका नुकसान सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड, पुअर रीजन्स को होता है, कम्युनिटीज को होता है, वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, एल्डरली, चिल्ड्रन, वुमन, इनको होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड है जो कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, और दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज मिलिट्री चीफ एड्रेस एट वेलिंगटन। तो वेलिंगटन जो एक इंपॉर्टेंट इंडियन मिलिट्री का एक स्टाफ कॉलेज है, वहां पे डीएसएससी वेलिंगटन इसको कहा जाता है। यहाँ पे जनरल मनोज पांडे ने एक एड्रेस दिया है जो काफी ज्यादा न्यूज साइकिल का हिस्सा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे बात की है कि कैसे इंडियन आर्मी को, कि आपको कैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए तैयार रहना है, जिसको वो कह रहे हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। I brought this topic because this is a very interesting topic. ब्लैक स्वॉन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, अपने ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए प्रिपेयर रहना है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है, जिसको आजकल जो इंटेलेक्चुअल्स है वो कह रहे हैं कि वी आर सिंपली लिविंग इन प्री वॉर एरा। तो जो 1930s था पिछले सेंचुरीज में, जहां डिफरेंट पावर्स इमर्ज हो रही थी, देयर वाज ए क्लैश, मिलिटराइजेशन हो रहा था, वो बहुत ज्यादा अब आपको देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आ रही हैं, इसराइल, गाजा, अजरबैजान, आर्मेनिया, फॉर एग्जांपल
इसके अलावा साउथ चाइना सी में चाइना विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया चाइना, चाइना अमेरिका, रशिया अमेरिका, दीज काइंड ऑफ एक्सेस आर सिंपली गेटिंग ओपन्ड। और प्री वॉर एरा में हम रह रहे हैं जहां काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। सो मास जो कैजुअलिटीज का जो फेस था जिसको हम सोच रहे थे कि हम निकल आए उससे, सो वी आर अगेन बैक इनटू द सेम पीरियड। तो इसीलिए जो एड्रेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो कुछ इवेंट्स वी कैन कंसेप्शुलाइज और इमेजिन, कैसे कौन से ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हो सकते हैं। सो इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकती है, यस, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कोई मेजर टेरर अटैक होता है। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बॉर्डर में, यस, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। इंडिया में मास राइट्स सिचुएशन हो सकते हैं, यस, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी। या फिर इंडियन ओशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इस तरह से ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हो सकते हैं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो होगा। इसीलिए इंडियन मिलिट्री का जो मॉडर्नाइजेशन है, उसकी जो प्रिपेयर्डनेस है, उसके अंदर जो विल पावर है, उसका टॉप नॉच लेवल पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम अपने फ्रीडम, अपनी डिग्निटी, अपनी प्रॉस्पेरिटी को डिफेंड करना चाहते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। मिलिट्री दीज डेज ऑल्सो चिंतन शिविर लगाए जा रहे हैं, तो मिलिट्री को ज़्यादा इंडियनाइज करने की बात की जा रही है, इन थिंकिंग, इन टेक्नोलॉजी, इन स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा। Indian New Year manaya gaya. So presidents, prime minister, vice presidents have simply greeted the country on the eve of Chaitra Sukladhi, Yugadi, Gudi Padwa, Cheti Chand, Navre and Saiju Charoba. So ये जो festivals हैं, इंडिया में दो तरह के प्राइमरी फेस्टिवल्स होते हैं। एक फेस्टिवल होता है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसमें पोंगल आ जाता है, खिचड़ी आ जाता है, माघ यात्रा आ जाता है नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा का। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, इस कैटेगरी में आपको पढ़ना है इनको। और दूसरा ये जो न्यू ईयर फेस्टिवल है, इंडियन न्यू ईयर हैज स्टार्टेड। चैत जो मंथ है इंडियन कैलेंडर का, वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। सो फॉर प्रीलिम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उगाड़ी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारे न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं। तो आपको स्पेसिफिकली स्टेट वाइज इसको प्रिपेयर करना है। गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है, पुथांडू जो कि तमिलनाडु में है, न्यू ईयर्स डे इन तमिलनाडु, ऑलमोस्ट इट फॉल्स ऑन 14th ऑफ अप्रैल। विशु न्यू ईयर डे इन केरला इसको कहा जाता है। ऑफरिंग्स टू द डिवाइन कॉल विशु कन्नी इसमें अरेंज करते हैं। इसके अलावा नवरे जो कि कश्मीर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, अगेन फर्स्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्र में ये होता है। इट हैज मेंशन्ड इन राज तरंगिणी एंड नीलमत पुराना ऑफ कश्मीर। महाविष्णु संक्रांति जो कि उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है, अगेन ऑन द सेम डे ऑलमोस्ट, इट विल फॉल 13 और 14th ऑफ अप्रैल जनरली। जनरली उसके पहले भी हो सकता है। बेस्ट टू वरस जो कि गुजराती के लिए है, नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट दिवाली। बैसाखी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन 13th-14th ऑफ अप्रैल, सेम ऑलमोस्ट सेम आपको दिखाई देगा। इट सिक्स कम्युनिटी ऑल्सो सेलिब्रेटेड फॉर इन ऑनर ऑफ द 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस हैज बीन डन। नौरोज जो कि एक ईरानियन कैलेंडर का हिस्सा है, सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च एवरी ईयर। हालांकि ये भी नया साल इसमें आप मनाते हो, जो जो रस्टियन कम्युनिटी है इंडिया के अंदर। तो ये जो फेस्टिवल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। बोथ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, न्यू ईयर, आज हमने न्यू ईयर फेस्टिवल की बात की है, समडे विल टॉक अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल एज वेल। So that's all today's class. Thank you for giving me your time. I'll meet you again tomorrow.